उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस, ये नोट कर ले बात, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस अब कोई भी कानून हाथ में लेके अपराध नहीं होगा। जो भी कार्य पुलिस करेगी कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर करेगी, नहीं तो उनको भी हम कानूनी कार्रवाई करके जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये पहली बात मैं बता रहा हूं। और से चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने सपने में भी सोच लिया कि कानून अपने हाथ में लेकर किसी भारत के नागरिक जिसके वो नौकर हैं उसको तंग करने की कोशिश करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। ये ऐलान करके मैं 26 तारीख को रामपुर आ रहा हूं। विपक्षी दलों ने हमारा इसमें साथ दिया तो हम आरएसएस और बीजेपी को, जो संविधान के विरोधी हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद पूरे देश में उनकी ये हालत नहीं होगी जो रामपुर में होगी। लेकिन अगर विपक्षी दल हमारा साथ नहीं देंगे तब भी हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। ईवीएम को हरा के लड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में किसी भी कैंडिडेट से जीतने का दम नहीं है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। बहुत केस मान के वो जिम्मेदारी जो देश के अंदर सारे ईवीएम के लोग जो लड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, जो दिए जिम्मेदारी, उसको मैं पूरा करने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। और मैं आज ही ऐलान कर रहा हूं, 26 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने आ रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस, ये नोट कर ले बात, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस अब कोई भी कानून हाथ में लेके अपराध नहीं होगा। जो भी कार्य पुलिस करेगी कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर करेगी, नहीं तो उनको भी हम कानूनी कार्रवाई करके जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये पहली बात मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, चाहे सेंट्रल फोर्सेस हो चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने सपने में भी सोच लिया कि कानून अपने हाथ में लेके किसी भारत के नागरिक जिसके वो नौकर हैं उसको तंग करने की कोशिश करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। ये ऐलान करके मैं 26 तारीख को रामपुर आ रहा हूं। ये ध्यान रख ले सब बात। और ये ईवीएम की लड़ाई रामपुर में सबसे मुखरता से लड़ी जाएगी। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ईवीएम से किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। मैं एक और वादा कर रहा हूं, अगर विपक्षी दलों ने हमारा साथ दिया तो ये ईवीएम को हरा कर भी हम चुनाव जीतेंगे, नहीं तो लड़ाई होगी। जीत किसी की भी हो सकती है, हार किसी भी की हो सकती है। लेकिन अगर विपक्षी दलों ने हमारा इसमें साथ दिया तो हम आरएसएस और बीजेपी को, जो संविधान के विरोधी हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद पूरे देश में उनकी ये हालत नहीं होगी जो रामपुर में होगी। लेकिन अगर विपक्षी दल हमारा साथ नहीं देंगे तब भी हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। ईवीएम को हरा के लड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में किसी भी कैंडिडेट से जीतने का दम नहीं है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, हम लोग तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन हम आह्वान कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, जैसे अभी डॉक्टर रितु ने कहा, आशुतोष जी ने कहा कि वो हमारी मदद करें, तो हम बिल्कुल ईवीएम को भी हराएंगे और आरएसएस और बीजेपी को एक साथ हराएंगे और पूरी दुनिया देखेगी उसका तरीका क्या होता है। सर, आप चाहते हैं कि आपको साझा कैंडिडेट बनाए विपक्ष ईवीएम के खिलाफ? मुझे साझा कैंडिडेट बनाया जाए तो मैं ऐसे ही सबक सिखाऊंगा आरएसएस और बीजेपी को और उनके भ्रष्ट अधिकारियों को कि शायद वो दोबारा ऐसा कोई हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं, पूरे भारत में सपने में भी। इसीलिए शायद कमेटी ने पहले पक्ष, ये जो हालांकि टाइम भी कम है, इससे अगर लड़ाई क्योंकि दिखाने की ज़्यादा है कि दुनिया को दिखाना है कि कैसे ईवीएम को और आरएसएस बीजेपी को और उनके भ्रष्ट अधिकारियों को हराना है, तो वो जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, इसलिए पहले चरण की मिली है इसीलिए, और रामपुर इसलिए भी क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ज्यादती भी हुई है, तो इसलिए रामपुर चुना गया है। तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। It is possible right now to minus EVM election? Yes, legally it is still the law कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, पेपर बैलेट से होना चाहिए। ये हम अब पूरी दुनिया को दिखाएंगे, इसको हम एक्सपोज करेंगे पूरी तरीके से। आप लोग देखेंगे, अभी 2-3 दिनों में ही देखेंगे। Does it mean election commission will go to the minus EVM after your? It has to go. No judgment in the country says that election should be held only by EVM. No judgment. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की जजमेंट ऐसी नहीं है कि इलेक्शन ईवीएम से होने चाहिए, एक भी। लॉ उसके उल्टा है, वो ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव वहां होने चाहिए जहां इलेक्शन कमीशन कोई खास रीजन, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीजन दिखा सके
कि यहाँ पे ईवीएम से चुनाव होने चाहिए और पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। यही हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं आज, हम वो रामपुर में, तो कोई बात हुई आपकी उनसे? नहीं, हमारी तो देखिए सभी विपक्षी दलों से ईवीएम के जरिए ही ईवीएम के बारे में ही बात हो रही है कि सभी आके ईवीएम की लड़ाई लड़ें। ये लड़ाई भी ईवीएम की लड़ाई है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसमें पहला मुद्दा क्या है, इस चुनाव का मुद्दा क्या है कि हम हराएंगे ईवीएम को, हमेशा के लिए खत्म करेंगे ईवीएम को, ताकि इसका प्रयोग दोबारा ना हो सके। और अभी तक किसी भी पार्टी ने, वहां पे बड़ी पार्टी ने, मेरे ख्याल से बीजेपी के अलावा वहां पे कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया। ये भी एक वजह जो हमारे साथियों ने तय की थी, उसकी वजह ये भी थी आप कह रहे थे कि हम ईवीएम तोड़ेंगे, हटाएंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। अब आप ईवीएम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी लोग जो संयुक्त मोर्चा जो चला रहे थे ईवीएम के खिलाफ, मैंने शुक्रिया किया था कि हमने वो स्टेटमेंट कभी नहीं दी कि हम नहीं, शुक्रिया आपका। तोड़ने का जो दूसरे लोगों ने स्टेटमेंट दी थी वो फिजिकल तोड़ने की बात थी। जो हम लोग कह रहे हैं वो ईवीएम का कॉन्सेप्ट ही तोड़ेंगे। यही बात आप मेरी कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख सकते हैं। ये ईवीएम का कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट को ही तोड़ देंगे हम कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से। मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूं, तो हम जो भी काम करते हैं, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे साथियों के मन में पीड़ा है, दर्द है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोग हैं, वो जो भी काम करते हैं, पहला काम पीसफुल तरीके से करते हैं, दूसरा काम संवैधानिक और कानूनी तरीके से करते हैं। हम 1 सेंटीमीटर भी कभी भी संविधान और कानून के बाहर नहीं जाते। इसीलिए हम पीसफुल भी हैं, क्योंकि संवैधानिक और कानूनी प्रोसीजर या तरीका कहने का मतलब है वो ऑटोमेटिक पीसफुल हो ही जाता है। सर, आपने यूपी के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए, लेकिन वहाँ की योगी और सरकार लगातार जो कानून व्यवस्था बेहतर होने की और मजबूत होने की बात वहाँ से लगातार करती रहती है, उसको कैसे जवाब दें? आप लोग तो जर्नलिस्ट है ना, ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो मुझे खुद हैरानी हो रही है। आपको यही कहना चाहिए था। मेरा सजेशन है, परसेप्शन बनाया जा रहा है पिछले मेरा सजेशन ये है कि आप जैसे जो अच्छे समझदार जर्नलिस्ट हैं, जो अब आपने बाद में पूछा, यही पूछना चाहिए। जो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, वो एकदम झूठ है। सबसे ज़्यादा रेप यूपी में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर हाफ एनकाउंटर्स, सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से मॉब लिंचिंग, ये सब गतिविधियाँ यूपी में हो रही हैं, और वो कास्ट क्रीड को छोड़ के सबके साथ हो रही है। Why not the Supreme Court made a word in this context? देखिए, वो भी एक रास्ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जैसा हम बार बार कह चुके हैं, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रदर्शन किया था और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ आए थे उसमें, हमारे सपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट और सारी कोर्टों के ऊपर, सब संस्थानों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है अमित शाह जी और मोदी जी का, कि वो चाहते हैं कि जनता आए, जैसे 2018 में उन्होंने कहा था 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने, और वो उनकी रक्षा करें। तो वो काम भी साथ के साथ जारी है, लेकिन लड़ाई तो सब फ्रंट पे लड़नी पड़ेगी ना। इसीलिए हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं कहा कि हमें टिकट दे दो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं कहा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ईवीएम एक ऐसा जहर है जिसको पार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप 20% वोट फ्री के या झूठे अगर मिल जाएंगे, तो 20% वोट को पाने में, उसको उबारने में कितनी मेहनत लगेगी किसी भी कैंडिडेट को, ये आप समझ सकते हैं। और अगर ईवीएम हट गई तो बीजेपी की, मुझे नहीं लगता 40-50 सीटें भी आएंगी। Thank you. सर, ये इलेक्शन कमीशन ने एक बुलेट जारी किया था जजमेंट के तौर पर, इससे पहले कोर्ट के फैसले आए हैं, ईवीएम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसको आपने देखा है? मैंने आपको बताया है ना, एक भी सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी हाई कोर्ट का फैसला ऐसा दिखा दें कि चुनाव पेपर बैलेट से नहीं होने चाहिए। एक भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का फैसला ऐसा दिखा दें कि चुनाव ईवीएम से ही होने चाहिए। बल्कि जो वीवीपैट का फैसला है वो ये साफ तौर पे कहता है कि ईवीएम के वोट ही नहीं है, वीवीपैट द्वारा वोट जो होते हैं, जो वीवीपैट द्वारा वोट, जो वीवीपैट का सिस्टम अपना के जो वोट होते हैं वही वोट होते हैं। वीवीपैट का मतलब क्या है, अभी अशोक शर्मा जी ने आपको बताया था, मैं आपको दोबारा बता दूं। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट का सबसे अच्छा तरीका जो है वो पेपर बैलेट है। ये दूसरा तरीका है जो पर्ची हाथ में लेने की बात करते हैं सब, पर सबसे अच्छा तरीका वीवीपैट का ही पेपर बैलेट है, क्योंकि वो वोटर वेरीफाइबल है ना। बैलेट पेपर है, उसमें वोटर अपने आप वेरीफाई करता है। तो वीवीपैट का मतलब भी पेपर बैलेट ही है। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पेपर बैलेट से नहीं करोगे। हाँ, पेपर बैलेट पे ये हजारों रुपए की जो एक सेट बनती है, मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार रुपए का एक सेट बनता है, उसके पैसे बच जाएंगे। पेपर बैलेट में बहुत कम खर्चा होता है। सवाल मेरा है, जितने भी आंदोलन कर रहे थे ईवीएम के खिलाफ में, धीरे धीरे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे भानु प्रताप जी हो, महमूद प्रताप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे भविष्य में, लग रहा है? देखो,
मैं चुनाव लड़ूंगी और आपने कहा कि महमूद पराचा जी चुनाव लड़े। महमूद पराचा जी को हम लोगों ने पुश किया है, फोर्स किया है इस चीज़ को करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि अब जो ये सवाल आप कर रहे हैं, हमें नहीं पता था कि जब एक टीम बनी थी, जिस तरीके से काम कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन टीम के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होती है। तो जब कोई भी आपका साथी उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन नहीं करता और अपनी महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं वो थोप दी जाते हैं या ऑल ऑफ सडन आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो आप एकदम से बुखला जाते हैं कि ये क्या हो गया। उसी चीज़ को समेटने के लिए जब ये सारी चीज़ें हुई, एक तरीका था कि ये टीम एक प्रेशर मेकिंग ग्रुप बनेगी जो बाकी टीम्स के पास, जो बाकी पार्टीज़ के पास जाएगी और उसमें अपनी हिस्सेदारी भी मांगेगी और सुनिश्चित करेगी कि जो दलित बहुजनों की लड़ाई करें, जो उनके इन्फ्लुएंसेस हैं, जो समाज में कुछ रखते हैं, जो संविधान को बचाने की या पुलिस से मुखरता से लड़ाई लड़के बैटल फील्ड पर काम कर रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे और वो अपनी बात बताएंगे और पार्टीज़ को उनके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो उस बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो पूरा शायद सपोर्ट नहीं कर पाते, आगे तक नहीं जा पाते, छोटी रेस के वो होते हैं। तो उसी चीज़ में हमने जब ये सारी चीज़ें देखी कि हाँ ये सवाल हम पे भी आएंगे, ये जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं ये चीज़ें हम पे भी आएंगी, तो हमने ये सोचा कि इस लड़ाई को अधूरा तो नहीं छोड़ सकते। तो इस लड़ाई को पूरा करने के लिए पराचा जी को और बहुत सारे, हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई 3 दिन से, आपने देखा होगा कि जो धरना दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा चलता है उसके ऊपर भी थोड़ी सी ढील हमने करी है। लगातार 3 दिन से मीटिंग्स हो रही है, लगातार 3 दिन से बहुजन समाज के लोग खास करके हमारे पास आ रहे हैं इन्हीं सवालों को लेके जो आप पूछ रहे हैं हमसे कि ये क्या है, और हम चाहते हैं कि आप ये लड़ाई जाके संसद में लड़ें, क्योंकि अगर इस तरीके से लोगों का टीम बनेगी, लोग टूटते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे, तो आगे तक कौन पहुंचेगा। अगर आप लोगों पे हमारा विश्वास, अगर आप लोग संसद में नहीं पहुंचेंगे तो कौन जाएगा। तो हमने ये फैसला किया कि पराचा साहब को वहाँ ज़रूर होना चाहिए उस जगह पे, और एक ऐसी सीट का बहुत सोच समझ के हमने ये चुना। रामपुर हालात देखते हुए, तकलीफ़ें देखते हुए, जिस तरीके से हमारे साथ बर्बत्ताएँ हो रही हैं, और हम क्यों वाउच कर सकते हैं इनके लिए, मेरे से पहले मैं क्यों बोल रही हूँ इनके लिए क्यों वाउच कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज आप डॉक्टर रितु सिंह को जीवित देख रहे हो और रोहित वेमुला नहीं देख रहे हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ मिस्टर महमूद पराचा। इन द कोर्ट, आउटसाइड द कोर्ट, ज़मीन पे लड़ाई कैसे लड़नी है दलित समाज की, वंचित समाज की, जिनके साथ सदियों से ऐसा होता है, एंड आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन। और इसीलिए हमने ये, आप बोलोगे। मैं इस सवाल का जवाब आपका काउंटर क्वेश्चन से रितु के बारे में देना चाहता हूँ। मैं पूरे मीडिया से कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट में महिला पुरुष जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, डॉक्टर रितु को बोलते हुए देख लें, डॉक्टर रितु को सड़क पे संघर्ष करते हुए देख लें, और उन सबको देख लें, बोलते हुए ही देख पा रहे होंगे आप उन्हें, उनके संघर्ष भी देख पा रहे होंगे। तो डॉक्टर रितु उन 543 में से कितनों से ज़्यादा अच्छी हैं, ये सवाल का जवाब मैं आप सब लोगों पे पूछता हूँ कि हमारे बहुजन के अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारा सम्मान कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जिससे हमारी जो आइडियोलॉजी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। उस कॉम्प्रोमाइज़ को किए बगैर हमारे पास जो भी ऐसे चेहरे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे कि वो सभी पार्लियामेंट के अंदर जाएं, लेकिन सम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, और देश के जो सिस्टम बना हुआ है अभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को रोकने के लिए, जो एक हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने भी पड़ते हैं, उस कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन को देखते हुए भी हम पूरी जान लगा देंगे कि अच्छे अच्छे अम्बेडकरवादी पार्लियामेंट के अंदर। सर, जैसा कि हमने देखा अभी कर्मभूमि दिल्ली रही है, दिल्ली में सारे आंदोलन आपने किए, मुहिम चलाया, रामपुर चुनने की वजह क्या है इलेक्शन की? मेरे से पहले मेरे साथियों ने बताया ही आपको, आपने सुना नहीं होगा तो, एक तो रामपुर सबसे ज़्यादा खतरनाक सीट है, जहाँ पे शर्मा जी ने बताया कि इलेक्शन की इतनी बड़ी धांधली सेंट्रल फोर्सेस को करके की गई। जहाँ 70% वोट पड़ते थे, वहाँ 25, 26, 27, 29%, 30% वोट पड़े, और वहाँ पे शेड्यूल कास्ट, और साथ ही आशुतोष ने बताया शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम समाज के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अभी भी हमारा एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का बच्चा गोली मार दिया गया, इसलिए क्योंकि वो बाबा साहब की एक तस्वीर लगा रहा था। उसका केस भी हमने डाल उसका केस भी हमने ऑटोमेटिकली डाल दिया, क्योंकि एक पीएल ऑलरेडी चल रही थी। उसमें जो हाथरस की बच्ची का केस चल रहा है, उसकी जो पीएल चल रही थी, उसमें हमने उसका केस डाल दिया। 8 तारीख को उसकी सुनवाई भी आने वाली है कि बच्चे की एक तो मार दिया, उसके बाद